पार्ट 6। आशा करता हूँ कि आपको पिछली वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होंगी और ये यूपीएससी के लिए जो ट्रेंड है कि एनसीईआरटी के बिना संभव सब कुछ होता है लेकिन संभव नहीं है। एनसीईआरटी जो आपका बेस मजबूत करेगी, उससे आप बहुत अच्छा बैकग्राउंड आपका कोई भी रहा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस दिन आप एनसीईआरटी को कवर करेंगे, आपका बेस इतना मजबूत होगा कि आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाएं, पढ़ें, समझ आएगी, अच्छा लगेगा पढ़ते हुए। ऐसे क्या होता है, विदाउट एनसीईआरटी हम स्टैंडर्ड उठा लेते हैं, जो बोरिंग फील होता है और हम रख देते हैं कि नहीं, पश्चिमी गान हमारे बस की बात नहीं है, रमेश सिंह बस की बात नहीं है, विपिन चंद्रा समझ नहीं आ रही है, डीडी बसु नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये चीज़ें होने लगती हैं। इसके लिए क्या करना है, हमको एनसीईआरटी पे ध्यान देना है, फोकस करना है, नोट्स बनाने हैं, इनको रिवाइज़ करना है, जिससे कि हमारी यूपीएससी जो जर्नी है, लंबी जर्नी है। सबको पता है कि ये जर्नी जो है लंबी जर्नी है और काफ़ी समय लग जाता है लोगों को। वो समय जो लग जाता है वो आपके साथ ना हो, आप कम समय में अपना फोकस यूपीएससी पर बनाएं और जल्दी से जल्दी कवर करें और आप टॉप लेवल में आएँ। तो उसके लिए हम एनसीईआरटी लेकर आए हैं और एनसीईआरटी तो बैच चल रही है बराबर। ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस, इन सभी को 6 से लगा कर कक्षा 12 तक कराया जाएगा। बराबर बने रहें हमारे साथ। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई इशू होता है। तो आइए चलते हैं। जो 6 चैप्टर हैं, प्राकृतिक, वनस्पति एवं वन्य जीवन, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, देखेंगे। सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उदासित थी। अपने सहपाठियों के व साथ में हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। उसे सब स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी, वह इसला करती और प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवान के घने व धीरे धीरे अदृश्य हो गए तथा पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियाँ तथा शंकुआकार वितान क्या होता है, लंबे वृक्ष दिखने लगे। उसे पता चला कि शंकुधारी वृक्ष थे। लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वे रोडोडेड्रॉन के फूल थे। ध्यान रखना है, इनको सर्च करना है क्या है, रोडोडेड्रॉन। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे क्या कह रहा है, दर्रा, रोहतांग दर्रे के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी है। ये जो दिखा रहा है रोडोडेड्रॉन का पौधा है, इसमें फूल है, ठीक है। ये देख लेना है, ध्यान रखना है, कुछ वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सलीमा ने अवलोकन से हम अनुमानित लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। किसके परिवर्तन के साथ, क्या कह रहा है, ऊंचाई के परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा ये ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन श्रेणी है, देखेंगे। पहली श्रेणी है का वन, यानी जो वृक्षों के लिए उपयुक्त, क्या बता रहा है, जो पहली श्रेणी बात कर रहा है, कह रहा है जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है घास स्थल। पहला क्या है, वन, दूसरा क्या है, घास स्थल, तीसरा क्या है, कांटेदार झाड़ियाँ। मतलब दूसरा जो है घास स्थल, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं, विकसित होते हैं मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में। कांटेदार झाड़ियाँ क्या हैं, कांटेदार झाड़ियाँ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना ये अनुभव अपने पिता को बता रही है। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने अब ध्रुवीय प्रदेशों में, ये याद रखना है, कहाँ क्या पाया जाता है, अब ध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियाँ, आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वालों वनों के बारे में कई अन्य जानकारियाँ दी। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्र में
लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती हैं। भूमध्य रेखा से जब ध्रुव की ओर जाते हैं क्या मिलता है, हिमालय पर्वत कई प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब कहाँ जाते हैं, भूमध्य रेखा से कहाँ जाते हैं, ध्रुव की ओर। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में, प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव। तो क्या ये नोट डाउन कर लेना है कि प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों, उनके गुण, वहाँ प्रवास करने वाले वन्य जीवों के बारे में जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे। ये चीज़ देख लेते हैं। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। वन हम चर्चा करेंगे। वन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं ये घने वन? भूमध्य रेखा एवं, भूमध्य रेखा क्या है ये, माना एक सेकेंड, ये भूमध्य रेखा जो है, ये एक तरीके से मान लेते हैं हमारी पृथ्वी है। ये जो रेखा है गोलार्ध, ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। ठीक है, याद रखना है। कर्क रेखा कौन सी है? ये कर्क रेखा है, ये मकर है, ये कौन सी है? भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, ये याद रखना है भूमध्य रेखा कौन सी। यहीं से क्या करते हैं, मैंने जो आपको बताया है, ये चीज़ बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है कि भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं ये क्षेत्र गर्म होते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा पर प्रकाश सीधे पड़ता है। तो क्या होता है, क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। जहाँ तापमान अधिक होगा वहाँ वर्षा जाहिर सी बात अधिक होगी, क्योंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी बेतान के कारण, घने वृक्षों की मोटी बेतान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। आमतौर पर यहाँ दृढ़काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। ये क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इनमें जो है यहाँ पे तापमान जो होता है ज़्यादा वो नहीं होता है, मतलब उच्च तापमान नहीं होता है, इसलिए कि यहाँ पत्तियाँ जो है बिल्कुल नहीं झड़ती। पानी बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, यहाँ पे एक इसी सदाबहार वन में एक पाया जाता है सर्प, उसका नाम है एनाकोंडा। एनाकोंडा, ये जो सर्प पाया जाता है ये एनाकोंडा सर्प है। विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है, इसे एनाकोंडा कहते हैं। ये मगर जैसे बड़े जानवर को मार और खा सकता है। मगरमच्छ जानते हो, इसको भी मार करके खा सकते हैं, इतना बड़ा होता है। अब बात करेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की, इसमें हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन व मानसूनी वन होते हैं। वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं। शुष्क मौसम होता है इसलिए यहाँ पर जो वृक्ष होते हैं पत्तियाँ झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम तथा शीशम है। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर, जो यहाँ पे क्या होता है, अमेरिका जहाँ खास करके कौन सा वन है, वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, जानवर कौन से पाए जाते हैं, देख लेना है। बाघ, शेर, गोल्डन लंगूर और बंदर जो है चीज़ें सब पाई जाती हैं। ये जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, पत्तियाँ झाड़ देते हैं, शुष्क मौसम होता है। बाघ पाया जाता है, गोल्डन लंगूर पाया जाता है। अब हम बात करेंगे शीतोष्ण सदाबहार वन, हमारे साथ बने रहें। शीतोष्ण सदाबहार वन
मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। कहाँ स्थित है? जो शीतोष्ण सदाबहार वन है कहाँ स्थित है? मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, ये चीज़ें जो हैं वो ध्यान रखना है। क्या कह रहा है कि दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील, यहाँ बाज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। बांज, चीड़, यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम मतलब कठोर एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन में हाथी मिलते हैं। जो हाथी कहाँ मिलते हैं? वो पर्णपाती में मिलते हैं। और शीतोष्ण सदाबहार वन में क्या मिलता है? कौन से जानवर पाए जाते हैं? यूकेलिप्टस जो है पेड़ वो मिलते हैं। कठोर पौधे व मुलायम पौधे भी पाए जाते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन की चर्चा करेंगे। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये नोट डाउन कर लेना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण वन पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तरी पूर्वी अमेरिका, ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पंक्तियाँ शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं बांज, एस, जो कौन है ये बांज, एस हैं भाई। इनमें जो जानवर मिलते हैं हिरण, लोमड़ी, भेड़िए। यहाँ के आम जानवर हैं फीजेंट, मोनाल जैसे पंछी भी पाए जाते हैं। ये फीजेंट है, देख लेना है। ये चित्र जो बना है ये फीजेंट का है। ये जो बना है ये मोनाल का है, ये मोनाल का है। याद रखना है कि ये मोनाल का चित्र है। अगला है भूमध्य सागरीय वनस्पति। आप जान चुके हैं, ये मैंने देख लिया है अभी कि वनस्पतियों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ये अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं, इसलिए इसका ये नाम पड़ा। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका की कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका में दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर क्या मिलता है? आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। यहाँ वन्य जीवन कम है। ये एक कोष्ठक है, कोष्ठक में खासकर कोष्ठक छोड़ना नहीं, कोष्ठक को ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि कुछ क्वेश्चन यहाँ से उड़ जाते हैं। जैसे दिया है भूमध्य सागरीय वृक्ष जो ये हैं, भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियाँ वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेशों को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि फलों की कृषि के कारण इनको जो है विश्व का फलोद्यान यानी फलों को उत्पन्न करने वाला कहा जाता है। ये देख लेना है। क्या आप जानते हैं कि रूसी भाषा में टैगा को शुद्ध या अनछुआ, अर्थ जो है इसका है कि रूसी भाषा में टैगा का अर्थ शुद्ध या अनछुआ है। अब शंकुधारी वन देखेंगे। शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं, जिन्हें टैगा भी कहते हैं। क्या बता रहा है? और टैगा को मैंने भी क्या बताया कि रूसी भाषा में इसको क्या कहते हैं? शुद्ध या अनछुआ कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे, नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है।
जो सामान्यतः तथा अखबारी कागज़ बनाने के लिए काम आती हैं। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस की पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए किया जाता है। चीड़, देवदार आदि के वनों में मुख्य पेड़ हैं। सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर भी पाए जाते हैं। अब घास स्थल देख रहे हैं। घास स्थल क्या है? उष्णकटिबंधीय घास स्थल। कौन से स्थल? उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। ये घास काफ़ी ऊंची 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, ज़ेबरा, जिराफ, हिरन, ये देखना है, हाथी, ज़ेबरा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। शीतोष्ण देख लेना। शीतोष्ण क्या है? शीतोष्ण घास स्थल ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी या पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतया जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। कटीली झाड़ियाँ के बारे में जानेंगे। कटीली झाड़ियाँ क्या हैं? क्या पाया जाता है? शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती है। शुष्क रेगिस्तान या जैसलमेर एक जिला है जहाँ पर शुष्क बहुत खासकर शुष्कता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पति की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेशों को चिन्हित करें। आपको मानचित्र बताऊंगा कि क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? इन चीज़ों को जानेंगे। यदि आप ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे तो वहाँ वो स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म के ऋतु के दौरान विकसित होती है। इसे टुड्रा प्रकार की कहा जाता है। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है जो उन्हें ठंडी जलवायु से सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी। सलीमा के पिता ने उसे कुछ वनों के बारे चित्र भी दिखाए। कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि एवं आवास के लिए स्थान चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया। सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे? क्या ये वन पुनः वैसे ही बन पाएंगे? अगर लोग इसी प्रकार पेड़ों को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि मिल पाएंगे। क्या आप सलीमा से सहमत हैं? अपने दोस्तों के साथ वनस्पति एवं प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर चर्चा करें। इनके संरक्षण के बारे में कुछ सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वालरस, भालू देख रहे हैं आप। यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे कि तुम्हारा पूर्वी अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कंपोस, वेनेजुएला में लानोस, शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल जो है अर्जेंटीना में पैम्पास कहा जाता है, और उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिणी अमेरिका वेल्ड, मध्य एशिया स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डॉन। अभ्यास प्रश्न कुछ दिए हैं। मैंने कई बार बोला है कि इनको लिखना है। आप लोग जरूर लिखते रहें, अपनी कॉपीज़ पे लिखते रहें और चेक करवाते रहें, ताकि जो क्वेश्चन छोटे छोटे लिखेंगे और मेंस में बहुत काम आता है। लिखना है वनस्पति का विकास किन 2 कारक पर अधिकतर निर्भर करता है। 2 कारक खोजने हैं, कौन कौन से कारक हमको लिखना है और देखना है क्या कैसे कितना आप लिख पाते हो, कितना समय कम खर्च होता है। ये क्वेश्चन देख लेने हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो इन सभी की चर्चा हम कर चुके हैं और याद रखना है कि लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहें ताकि हम आपके लिए इससे भी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी भरी वीडियोस लाते रहें, ताकि आपका भविष्य हमेशा उज्जवलमय हो। जल्द से जल्द आपके लिए हम एक और सीरीज़ लाएंगे
जिसमें आपका सिलेबस क्या है, पेपर कितने होते हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर के हम आएंगे ताकि आपको कोई भी इशू यूपीएससी के एग्ज़ाम में ना हो। थैंक यू।